हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेक्शन 1 शुरू करने जा रहे हैं। और सेक्शन 1 में जैसा कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी शुरू किया था और 3 एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी और तीसरा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। आज हम लोग ह्यूमन रिलेशन थ्योरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक एक समय बीपीएससी में बड़ा इम्पोर्टेंट होता था और लगातार 3 दफा पूछा गया था, फिर अचानक गायब हो गया। फिर लास्ट में 63वां बीपीएससी में पूछा गया। 63वां में क्लासिकल थ्योरी के साथ कंपेयर करने के उसी के सापेक्ष में पूछा गया। लेकिन है टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट और नंबर 1। और नंबर 2, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज पर क्वेश्चन चाहे इंडिविजुअली एड्रेस करो या कलेक्टिवली एड्रेस करो, ये सब जितने भी सिद्धांत है सबका थॉरो एनालिसिस कंसेप्ट जरूरी है, अदरवाइज आप उसका व्याख्या नहीं कर पाओगे। तो आज हमारा टॉपिक है मानव संबंध सिद्धांत। ये सिद्धांत आप कह सकते हो शास्त्रीय सिद्धांत या शास्त्रीय विचारधारा जो 1929 के पहले विश्व आर्थिक मंदी के पहले चल रहा था, उसके परिसीमाओं के परिप्रेक्ष्य में विकसित हुआ है। लोक प्रशासन में जितने सिद्धांत है, पहली बात तो वो लोक प्रशासन के सिद्धांत नहीं है, बल्कि वह विभिन्न विषयों में विकसित हुए हैं और सबको लोक प्रशासन में असेंबल कर दिया गया। तो इन सिद्धांतों को हम 3 वर्गों में बांटते हैं मुख्यतः। एक को कहते हैं शास्त्रीय उपागम आधारित सिद्धांत, दूसरा कहते हैं नव शास्त्रीय उपागम आधारित सिद्धांत और तीसरा को आधुनिक सिद्धांत कहते हैं। तो जो शास्त्रीय उपागम शास्त्रीय विचारधारा आधारित सिद्धांत है, उसमें हम प्रथम 3 सिद्धांतों को लेते हैं, जैसे नौकरशाही सिद्धांत हुआ, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत हुआ, प्रशासनिक सिद्धांत हुआ। और नौ शास्त्रीय सिद्धांत में हम लोग रखते हैं मानव संबंध सिद्धांत को और व्यवहारवादी विचारधारा को। तो नौ शास्त्रीय विचारधारा पर 2 सिद्धांत है, मानव संबंध और व्यवहारवादी विचारधारा। और प्रणाली उपागम को हम लोग रखते हैं आधुनिक संगठन के आधुनिक सिद्धांत के तहत। अब रही बात, जैसे भी नया आकस्मिकता सिद्धांत आ गया। अब आकस्मिकता सिद्धांत को हम इस संदर्भ में नहीं कह सकेंगे कि इसको हम आधुनिक सिद्धांत रखेंगे या पोस्ट मॉडर्निज्म में रखेंगे, क्योंकि आज के तारीख में एक विचारधारा और आ गया है जिसको मॉडर्निज्म नहीं बल्कि पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। खैर, चूंकि वो सिलेबस में है नहीं, हम लोग को प्रणाली उपागम तक ही पढ़ना है, तो ये आधुनिक में आता है। क्लियर है? तो जैसा कि आप जानते हो कि आज हम लोग इस मायने में नव शास्त्रीय विचारधारा पर जो सिद्धांत है उस पर वर्कआउट करने जा रहे हैं। उसमें 2 सिद्धांत है, पहला है मानव संबंध सिद्धांत और दूसरा है व्यवहारवादी विचारधारा। तो मानव संबंध सिद्धांत पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बतला रहा था कि मानव संबंध सिद्धांत शास्त्रीय उपागम के परिसीमाओं के परिप्रेक्ष्य में 1930 के दशक में विकसित हुआ है। मतलब शास्त्रीय उपागम जो था उसमें बहुत परिसीमाएं थी, जैसे उसमें संगठन को औपचारिक संरचना माना गया था, व्यक्ति को आर्थिक मानव माना गया था, अभिप्रेरण को केवल दंड और पुरस्कार से परिभाषित किया गया था। तो ये सब कुछ परिसीमाएं थी जिसके परिप्रेक्ष्य में ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, जिसको हम मानव संबंध सिद्धांत कहते हैं। तो मानव संबंध सिद्धांत को हम लोग नौ शास्त्रीय सिद्धांत भी कह सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इसे कह सकते हैं आपका मानवतावादी सिद्धांत, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, समझ रहे हैं। और उसके बाद इसे हम लोग क्लिनिकल अप्रोच भी कहते हैं या क्लिनिकल उपागम भी कहते हैं, समझ रहे हैं। इस सिद्धांत के जनक कौन हुए? इस सिद्धांत के जनक हुए अमेरिकन समाजशास्त्री जॉर्ज एल्टन मेयो। लेकिन इसके अलावा इसमें और भी कई विचारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे रॉथलिसबर्गर हुए, डिक्सन हुए, व्हाइटहेड हुए, लॉयड हुए, हैंडरसन हुए, समझ रहे हैं, वार्नर हुए। इन सब का भी मानव संबंध सिद्धांत में उल्लेखनीय योगदान है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वह है जॉर्ज एल्टन मेयो का। क्लियर है? तो जॉर्ज एल्टन मेयो को मानव संबंध सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। क्लियर है? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, शास्त्रीय सिद्धांत के परिसीमाओं के परिप्रेक्ष्य में या विकसित नौ शास्त्रीय सिद्धांत बोलो
या फिर मानव संबंध सिद्धांत बोलो, एक मायने में शास्त्रीय सिद्धांत को पूरी तरह खारिज नहीं करता है बल्कि उसमें सप्लीमेंट करता है। क्लियर है? तो यह सिद्धांत जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मानव संबंध विचारधारा, यानी एक ऐसा विचारधारा, एक ऐसा उपागम, एक ऐसा सिद्धांत जो मानव को केंद्र बिंदु पर रखकर व्याख्या करता है। यह संगठन का पहला सिद्धांत होगा जो मानव को केंद्र बिंदु पर रखा है। यह समझता है कि संगठन क्या है? मानवीय संबंधों का संजाल। संगठन मानवीय संबंधों का संजाल है और मानवीय संगठन में मानवीय पक्ष को, सामाजिक पक्ष को केंद्र बिंदु पर रखकर दक्षता को प्रभावित किया जा सकता है, संगठन के निष्पादन को प्रभावित किया जा सकता है। इसके पहले जो सिद्धांत आए थे सब में तकनीकी पक्ष पर, आर्थिक पक्ष पर विचार किया गया था। इनमें से किसी भी सिद्धांत में सामाजिक पक्ष पर या व्यक्तिगत पक्ष पर विचार नहीं किया गया था। तो इस मायने में यह पहला सिद्धांत हुआ जो सामाजिक पक्ष पर विचार करता है और इसका मानना है कि सामाजिक पक्ष, मनुष्य के या श्रमिक के सामाजिक पक्ष का व्याख्या करके संगठन में दक्षता, मितव्ययता, निष्पादन इत्यादि को भी व्यापक तौर पर प्रभावित किया जा सकता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। जॉर्ज एल्टन मेयो ने कई किताबें लिखी है। कुछ किताबों का जैसे नाम द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एंड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो आपका आया था 1933 में। फिर यही किताब का फिर मैं थोड़ा रीओरिएंटेशन करके द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ये 1945 में आया और द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ये कब आया? 1947 में आया। तो जॉर्ज एल्टन मेयो अमेरिकन समाजशास्त्री है, मानव संबंध सिद्धांत के जनक है और इनका प्रशासनिक सिद्धांत में एक अलग स्थान है। क्लियर है? जैसा कि आप जानते हो मानव संबंध सिद्धांत जो है वह हॉथॉर्न परीक्षण के परिणाम पर आधारित है। ये हॉथॉर्न परीक्षण क्या है? हॉथॉर्न परीक्षण अमेरिका में 1924 से 1932 के बीच संपन्न हुआ था। यह परीक्षण वस्तुतः वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जो अनुशंसाएं थी, उसके जो संकल्पनाएं थी, उसके जांच करने के लिए संपन्न हुआ था। जिस समय मतलब मानव संबंध सिद्धांत बहुत विकसित होने के क्रम में था, उस समय अमेरिकी उद्योगों में वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का बोलबाला था। हर सभी संगठनों में वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को लागू किया जा रहा था। इसे मानसिक क्रांति के रूप में स्वीकारा जा रहा था। समझ, हर तरफ इसकी प्रशंसा हो रही थी। समझ रहे? तो उसी परिप्रेक्ष्य में अमेरिका में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जो टेलीफोन का स्विच बनाती थी, बहुत बड़ी कंपनी थी अमेरिका के में टेलीफोन, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का एक प्लांट था, हॉथॉर्न प्लांट जिसको कहते हैं, जो शिकागो नगर के निकट स्थित था। समझ रहे? इसमें मैनेजर थे रॉथलिसबर्गर और डिक्सन जो इसके संचालक थे। तो इन लोगों ने भी वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के अनुशंसाओं को लागू किया था अपने प्लांट में और उम्मीद रखी थी कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जिस प्रकार दूसरे संगठनों में प्रभावी सिद्ध हो रहा है, इनके संगठन में, इनके प्लांट में भी काफी लाभप्रद सिद्ध होगा। लेकिन हैरानी हुआ कि यहाँ पर वो बेहतर ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर वो मनोवांछित परिणाम नहीं दिखा पा रहा था। इसी का कारण पता लगाने के लिए जो कंपनी के संचालक मंडल थे, उन लोगों ने आमंत्रित किया जॉर्ज एल्टन मेयो को, समझ रहे, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। उन्हें आमंत्रित किया गया और कहा गया कि आप इसका कारण पता लगाएं कि यह वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के अनुशंसाओं को लागू करने के बावजूद निष्पादन से महत्तम निष्पादन क्यों नहीं दे पा रहे, श्रेष्ठ निष्पादन क्यों नहीं दे पा रहे। इसके पहले जॉर्ज एल्टन मेयो एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम फर्स्ट इंक्वायरी नामक एक सफल परीक्षण 1923 में फिलाडेल्फिया के एक कॉटन मिल में कर चुके थे। समझ रहे? तो फिलाडेल्फिया के कॉटन मिल में क्या प्रॉब्लम क्या था? तो वहाँ प्रॉब्लम ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन लगातार गिरते जा रहा था। संगठन अपने तरीका से बहुत मतलब उपाय कर चुकी थी, लेकिन निष्पादन नहीं गिर रहा था।
संगठन में कर्मचारी छोड़ रहे थे, आई प्रवृत्ति बढ़ते जा रही थी। तो जॉर्ज एल्टन मेयो ने इसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात ये पाया कि पहली बार जो ऑर्गेनाइजेशन मशीन जो चलता था उससे बहुत ज्यादा शोर होता था, एक वजह ये था। और दूसरा क्या था कि लगातार मशीन पर काम करने से श्रमिक क्या होते थे, बिल्कुल शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते थे और फिर वो निढाल पड़ जाते थे। इस कारण उनमें कुंठा, इस कारण उनमें असंतोष, इस कारण उनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और यही कारण था कि आए दिन दुर्घटना होते रहते थे, निष्पादन घटता जा रहा था, श्रमिक संगठन छोड़ के जा रहे थे। तो जॉर्ज एल्टन मेयो ने अपने व्यवहारिक अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सजेस्ट किया कि जो संगठन में 8 घंटे का जो काम होता है उसमें 10-10 मिनट का 4 रेस्ट पीरियड दिया जाए। 10-10 मिनट का, 2 लंच के पहले होगा और 2 लंच के बाद होगा। मैनेजमेंट को लगा कि अगर प्रोडक्शन रुक जाएगा, मशीन रुक जाएंगे तो फिर तो दिक्कत संगठन को होगा, नुकसान होने लगेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पीरियड को लागू करने से लोगों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ। संगठन के जो उदासीनता थी, उनकी जो जड़ता थी, उनमें जो चिड़चिड़ापन था, दूर हो गया और निष्पादन बढ़ने लगा। क्लियर है। फिर जॉर्ज एल्टन मेयो ने बोनस प्रणाली लागू करने का भी सुझाव दिया कि अगर संगठन में कर्मचारी अच्छा कर रहे तो उनको एक्स्ट्रा पुरस्कार के रूप में बोनस दिया जाए। लेकिन प्रबंध जो था उस कंपनी का, वह इस चीज को स्वीकार नहीं किया और उसने क्या किया कि जो रेस्ट पीरियड होता है उसमें एक ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो प्रोडक्शन करके आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। लेकिन इसका श्रमिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और निष्पादन पहले जैसा गिरता गया। फिर संगठन को बाध्य होकर जॉर्ज एल्टन मेयो के विचार को मानना पड़ा और रेस्ट पीरियड जो उन्होंने लागू किया था उसको अमलीजामा पहनाना पड़ा। इस प्रकार वो एक पहले ही फर्स्ट इंक्वायरी नामक सफल एक्सपेरिमेंट कर चुके थे और जब उनको आमंत्रित किया गया कि आप इस हॉथर्न प्लांट में परीक्षण करें तो वो इस 4 चरणों में ये परीक्षण संपन्न हुआ है, जो मैं यहाँ अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये परीक्षण औद्योगिक मनोविज्ञान में अब तक का सबसे लंबा अवधि तक चलने वाला परीक्षण कहलाता है। यह 4 चरणों में संपन्न हुआ था। पहला नाम था प्रदीपन परीक्षण, जिसको हम इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। दूसरा था रिले असेंबली टेस्ट रूम परीक्षण। तीसरा जन साक्षात्कार कार्यक्रम, जिसे अंग्रेजी में मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम कहते हैं। चौथा बैंक वायरिंग परीक्षण। तो फिर एक 5वां एक्सपेरिमेंट भी है जिसका हम जिक्र करेंगे, जैसे एब्सेंटेइज्म इन इंडस्ट्री, जो 1943 में हुआ था। 1 by 1 में थोड़ा ब्रीफ एग्जाम में अगर आता है मानव संबंध सिद्धांत लिखने तो आप हॉथर्न परीक्षण का उल्लेख करेंगे, लेकिन हॉथर्न परीक्षण का पूरा डिटेल देने का जरूरत नहीं है क्योंकि हॉथर्न परीक्षण पर क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। ज्यादातर क्वेश्चन मानव संबंध सिद्धांत पर आया। लेकिन यह बात उतना ही सही है कि मानव संबंध सिद्धांत किस पे आधारित है, हॉथर्न परीक्षण के परिणाम पे आधारित है। तो आप हॉथर्न परीक्षण को थोड़ा समझ लीजिए। पहला परीक्षण का नाम क्या था? पहला परीक्षण का नाम था प्रदीपन परीक्षण। प्रदीपन परीक्षण में क्या किया गया था कि इसमें सबसे पहला तो मैं बता दूं कि कुछ महिला या फीमेल वर्कर को चुना गया। 6 वर्कर एक ग्रुप में रखा गया और 6 वर्कर दूसरे ग्रुप में रखा गया और दोनों को अलग अलग कमरे में काम करने का अवसर दिया गया। एक कमरे के रोशनी के दशा में लगातार बदलाव किया गया, जबकि दूसरे कमरे के रोशनी के दशा में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो जैसा अगर रोशनी की दशा सुधरी तो निष्पादन सुधरा, ठीक है। लेकिन जब रोशनी की दशा खराब हुई तो माना गया कि निष्पादन कम होना चाहिए, लेकिन निष्पादन कम नहीं हुआ। फिर उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुआ कि दूसरे समूह में जिसमें रोशनी के दशा को कोई चेंज भी नहीं किया गया, इसके बावजूद भी उसका निष्पादन बढ़ने लगा। तो ये जानकर हैरानी हुआ कि संगठन में निष्पादन का ताल्लुकात केवल रोशनी के दशा से नहीं है, बल्कि और भी कई घटक जो होते हैं और संगठन में निष्पादन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर है। अब दूसरा जो टेस्ट था जिसको आप रिले असेंबली टेस्ट रूम परीक्षण कहते हैं और उसका था एलेबोरेट रूप था। समझ रहे, इसमें क्या किया गया कि इसमें केवल रोशनी के दशा को ही शामिल नहीं किया गया,
बल्कि पूरे कार्यदशा को शामिल कर दिया गया। जैसे आप समझ ले कर्मचारी को कैसे बैठाया जाए, कितनी रोशनी हो, कितना हवा हो, खाना जो उनको ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है और कैसा हो, ठंडा हो, गर्म हो। तो बहुत सारे सेवा शर्तों को उसमें लागू किया गया और देखा गया कि इनका इन रोशनी के मतलब कार्यदशा में परिवर्तन का श्रमिकों के मनोबल और निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। इसमें यही देखा गया कि रोशनी के साथ अलावे कार्यदशा में ही बदलाव का श्रमिकों के निष्पादन और संतुष्टि पर व्यवहार पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन वो अकेला प्रभाव नहीं है। कुछ और भी इनविजिबल फोर्सेज है, संगठन में घटक है जो निष्पादन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इसको जन साक्षात्कार कार्यक्रम, अंग्रेजी में इसको मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम कहते हैं। इसमें जो अध्ययन कर रहे थे, जो शोधकर्ता थे, उनको कहा गया कि आप श्रमिकों के साथ थोड़ा व्यक्तिगत अभिरुचि ले, उनके मतलब उनमें थोड़ा इन्वॉल्व रहे। जैसे पूछे क्या कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, संगठन में ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, यानी खुलने के लिए कहा। और देखा गया कि जब पर्यवेक्षक उनके साथ खुलने लगे तो श्रमिक भी खुलने लगे और श्रमिक बहुत सारी बातें अपना व्यक्तिगत, संगठनात्मक, हर नकारात्मक, सकारात्मक, हर तरह का शेयर करने लगे, कई तरह का शिकायत भी करने लगे। तो प्रबंधन ने क्या किया कि कुछ शिकायतों को जानबूझकर सुलझा दिया और कुछ शिकायतों को जानबूझकर छोड़ दिया गया। लेकिन उसने ये पाया कि जिस शिकायत को एक दफा सुन दिया गया उसका समाधान हुआ अथवा नहीं, और फिर जनरली दोबारा नहीं सुना गया। तो इससे यह प्रूव हुआ कि श्रमिक जो होते हैं वह मशीन का इकाई नहीं है, वह कल्प ऊर्जा मात्र नहीं है, बल्कि वे भी सामाजिक संवेदनशील प्राणी है। उनके भी अपने आकांक्षा है, संवेदना है, और वो निष्पादन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि इस परीक्षण में श्रमिकों के एक दूसरे मतलब भावनात्मक पक्ष को या फिर कह सकते संवेदना को जांचने का, परखने का प्रयास किया गया था। इसलिए इसको हम लोग वेंटिलेशन थेरेपी भी कहते हैं, जिसको आप कह सकते हो रोशनदान या फिर क्या कहते हो झरोखा उपचार कह सकते हो। चौथा एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था बैंक वायरिंग परीक्षण, जो 1931 से 32 के बीच में हुआ था। इसमें श्रमिकों के 14 श्रमिकों के एक समूह को बनाया गया सवारे और उन्हें एक ग्रुप टास्क दिया गया और सबको कहा गया कि किसी को भी जो मतलब वेज या पुरस्कार या जो भी पारिश्रमिक तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ग्रुप गोल जो है वो अचीव नहीं होता है। तो उस दौरान देखा गया कि श्रमिक ग्रुप गोल को या सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक छोटे छोटे सामाजिक समूह बनाए और उसके माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू किया। जैसे उन्होंने अनौपचारिक संगठन कहा। तो इस परीक्षण में उन्होंने जांच करने की कोशिश किया कि किस प्रकार अनौपचारिक समूह या अनौपचारिक संगठन अपने सदस्यों के व्यवहार और निष्पादन को प्रभावित करते हैं। क्लियर है। और जैसा कि आप जानते हो 1943 में जॉर्ज एल्टन मेयो ने एयर इंडस्ट्री में भी मतलब उड्डयन क्षेत्र में भी एक परीक्षण किया था, जिसमें मतलब उन्होंने जैसा कहते हैं ना कि उन्होंने देखा कि जो फॉन्डिस ऑब्जेक्ट है एयरक्राफ्ट में उसके निष्पादन लगातार गिर रहे थे और कर्मचारी संगठन छोड़कर जा रहे थे। तो इस परीक्षण में भी लगभग वही पाया गया कि संगठन में अनौपचारिक संगठन के अनुपस्थिति को स्वीकारना पड़ेगा, श्रमिक को सामाजिक मानव समझना पड़ेगा और प्रबंध और पर्यवेक्षक को चाहिए कि श्रमिकों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करे, सहृदयपूर्ण व्यवहार करे, तभी संगठन में निष्पादन बढ़ सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो पूरे जो परीक्षण मैंने आपको बताया, प्रदीपन परीक्षण में क्या बतलाया, रोशनी के दशा में परिवर्तन करके श्रमिकों के निष्पादन और मतलब कह सकते हैं मतलब दक्षता में क्या परिवर्तन हुआ वो जांचने की कोशिश किया गया। रिले असेंबली टेस्ट रूम परीक्षण में क्या किया, पूरे कार्यदशा में परिवर्तन का श्रमिकों के मनोबल और निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानने का प्रयास किया गया। जन साक्षात्कार कार्यक्रम में
श्रमिकों के संवेदना, भावना इत्यादि को झकझोरने का या पहचान करने का प्रयास किया गया। बैंक वायरिंग परीक्षण में श्रमिकों के अनौपचारिक संगठन का उनके व्यवहार और निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानने की कोशिश किया गया। और उद्योगों में अनुपस्थिति वाले परीक्षण में प्रबंधन को कहा गया कि वह श्रमिकों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करे, सहृदय व्यवहार करे, संगठन में अनौपचारिक संगठन के अस्तित्व को स्वीकार करे और उसे सही तौर पर एसिमुलेट करके आगे बढ़ाने का प्रयास करे। तो ये सब एक नया डायमेंशन था, एक नया पक्ष था, जिसके बारे में ना तो हम वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में पढ़े, ना तो हम प्रशासनिक सिद्धांत में पढ़े, ना ही हमने नौकरशाही सिद्धांत में पढ़ा। ये सब पहली बार खुलासा हुआ था। समझ रहे, जैसे रॉथलिसबर्गर और डिक्सन ने एक पुस्तक लिखी 1939 में, और उस पुस्तक का नाम था मैनेजमेंट एंड द वर्कर। तो मैनेजमेंट एंड द वर्कर नामक पुस्तक में हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहे, क्या क्या परिणाम निकले, उसके बारे में उन्होंने पॉइंट आउट किया। तो उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया? पहला चीज उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कार्यस्थल पर भौतिक कार्यदशा नहीं बल्कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशा जो होता है वह निष्पादन को प्रभावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्यस्थल पर भौतिक कार्यदशा नहीं बल्कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशा निष्पादन को प्रभावित करता है। दूसरा इन्होंने क्या बतलाया कि इस अध्ययन से प्रूव है कि संगठन जो है औपचारिक संरचना नहीं है बल्कि संगठन एक सामाजिक प्रणाली है। तीसरा इसने ये भी पाया कि गैर आर्थिक पुरस्कार और नियंत्रण, मतलब जो पैसा कौड़ी के अलावे, समझ रहे हैं, जो गैर आर्थिक पुरस्कार और नियंत्रण श्रमिकों के व्यवहार और निष्पादन को क्या करते हैं, व्यापक तौर पर प्रभावित करते हैं। इसमें यह भी पाया गया कि श्रमिक जो होते हैं वह मतलब मशीन के कलपुर्जे मात्र नहीं है बल्कि श्रमिक एक सामाजिक प्राणी है, उनके भी भावना है और उनके संवेदना, उनके व्यवहार निष्पादन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसमें वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और जो नौकरशाही सिद्धांत इत्यादि पर जो डेवलप किया गया था कि विशेषज्ञता आधारित कार्य विभाजन का जो सिद्धांत को माना गया था कि सर्वश्रेष्ठ उपागम है, इसको खारिज कर दिया गया। आपको याद होगा हेनरी फ्यूएल ने 14 सिद्धांत विकसित किया था, जिसमें कार्य विभाजन के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखा था। लूथर गोलिक ने भी 10 सिद्धांत विकसित किया था, उसमें कार्य विभाजन के सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण बतलाया था और संगठन का कारण और प्रभाव दोनों बतलाया था। समझ, लेकिन यहाँ पर कार्य विभाजन के सिद्धांत को माना गया कि यह पर्याप्त नहीं है, सर्वाधिक कार्यकुशल है, यह मान लेना उचित नहीं है। इसमें यह भी माना गया या देखा गया कि श्रमिकों की प्रवृत्ति क्या होती है, छोटे छोटे समाज होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक संगठन कहते हैं, सामाजिक संगठन कहते हैं, जो अपने सदस्यों के व्यवहार और निष्पादन पर गहरा प्रभाव और नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी पाया गया कि श्रमिकों का जो प्रवृत्ति होता है प्रबंध के समक्ष अलग थलग जाने के बजाय अनौपचारिक समूह के सदस्य के रूप में प्रस्तुत होने का होता है कि श्रमिक प्रबंध के समक्ष कभी भी अलग थलग रूप में जाना नहीं चाहेंगे बल्कि किस रूप में जाना चाहेंगे, अनौपचारिक समूह के सदस्य के रूप में वो जाना चाहते हैं, ताकि उन्हें क्या होता है, अनौपचारिक समूह का समर्थन और ताकत मिलता है और प्रबंध द्वारा उनका किसी प्रकार विक्टिमाइजेशन ना हो, यह सुनिश्चित हो जाता है। फिर इसमें कहा गया कि श्रमिक जो होते हैं और संगठन के अंदर और बाहर सभी कार्यदशा जितने भी घटक है सबसे प्रभावित होते हैं। समझ रहे हैं, संगठन के अंदर और बाहर के कार्यदशा से प्रभावित होते हैं। इसके बाद यह भी कहा गया कि जो श्रमिक का जो असंतुष्टि है, श्रमिक का जो कुंठा है और यह संगठन में असंतोषजनक कार्यदशा का द्योतक है, संगठन में कुछ समथिंग इज रॉन्ग उसको बतला रहा है। इसलिए आप श्रमिकों के कुंठा को दबाने के बजाय उस कारण को ढूंढे जिसके कारण कुंठा उत्पन्न हो रहा है और उसको एड्रेस करें। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और लास्ट में आप ये कह सकते हो कि जो संगठन में नेतृत्व हुआ, पर्यवेक्षण शैली हुआ, संचार हुआ, सहभागिता हुआ, ये सब क्या करते हैं, ये सब निष्पादन को, संगठन के व्यवहार को
अन्य संगठन में श्रमिक के व्यवहार को, संतुष्टि को और उत्पादकता को व्यापक तौर पर प्रभावित करते हैं। तो मैंने करीब 10 पॉइंट बतलाया। किसका निष्कर्ष है? हॉथॉर्न परीक्षण का। क्या आप बतला सकते हो? पहला कि संगठन में जो कार्यस्थल पर जो होता है, कार्यदशा जो होता है, भौतिक कार्यदशा नहीं बल्कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक कार्यदशा क्या करता है? श्रमिकों के व्यवहार और निष्पादन को अधिक प्रभावित करता है। दूसरा, संगठन एक सामाजिक प्रणाली है। तीसरा हुआ कि गैर आर्थिक पुरस्कार और नियंत्रण श्रमिकों के व्यवहार को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। चौथा, श्रमिक अलग थलग इकाई नहीं है या प्राणी नहीं है बल्कि एक सामाजिक प्राणी है जिनका समूह में रहने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। फिर जो हम लोग अब तक मानते रहे विशेषज्ञता, कार्य विभाजन को सर्वाधिक कार्यकुशल उपागम मानते रहे, इस उपागम में, इस परीक्षण में वो खारिज हो गया है। इसमें यही पता लगा कि श्रमिक छोटे छोटे समूह बनाते हैं जिनका उनके व्यवहार और निष्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर इसमें यह भी पता लगा कि श्रमिक जो होते हैं प्रबंधन के समक्ष कभी भी अलग थलग जाना नहीं चाहेंगे बल्कि वह अनौपचारिक समूह के सदस्य के रूप में जाना चाहते हैं। फिर मतलब श्रमिक संगठन के अंदर और बाहर सभी कार्यदशा से प्रभावित होते हैं। और लास्ट में मैंने बताया कि श्रमिक मतलब में जो असंतुष्टि है, जो कुंठा है, और संगठन में अनुपयुक्त कार्यदशा का द्योतक है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। और नेतृत्व हुआ, सहभागिता हुआ, संचार का स्वरूप हुआ, समय उसके बाद पर्यवेक्षण हुआ। ये सब क्या करते हैं? संगठन में श्रमिकों के व्यवहार, श्रमिकों के संतुष्टि, श्रमिकों के उत्पादकता को व्यापक तौर पर प्रभावित करते हैं। किस प्रकार मानव संबंध सिद्धांत ने या हॉथॉर्न परीक्षण ने एक नए अध्याय का शुरुआत कर दिया, एक नए पक्ष का मतलब खुलासा कर दिया जिसके बारे में आज तक संगठन अनभिज्ञ था। तो इस हिसाब से मानव संबंध सिद्धांत इन्हीं हॉथॉर्न परीक्षण के परिणामों पर आधारित है, इसलिए यह थोड़ा अलग और विशिष्ट है। मानव संबंध सिद्धांत में 4 आधार वाक्यों पर विचार किया गया है। तो 4 आधार वाक्य क्या है? 4 बेसिक प्रिजम्पशंस क्या है? 4 पोस्टुलेट्स क्या है जिस पर मानव संबंध सिद्धांत टिका हुआ है? तो पहला क्या है? व्यक्ति। मानव संबंध सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति को पृथक मानता है, प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट मानता है। उसका मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति संगठन में जुड़ता है तो वह केवल शरीर से संगठन में नहीं जुड़ता है बल्कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व संगठन से जुड़ जाता है। उसके सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष सभी संगठन को प्रभावित करने लगते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि भर्ती में हम लोग इतनी सावधानी क्यों बरतते हैं? इसलिए कि भर्ती में मतलब सही व्यक्ति ही आवे, सही व्यक्ति आएगा तभी संगठन को सही तौर पर लाभ मिलेगा। अगर गलत व्यक्ति आ गया तो फिर संगठन का मटिया मेट कर देगा। शादी ब्याह में नहीं देखते हो, हम लोग शादी करते समय कितना विचार करते हैं? परिवार विचार करते हैं, खानदान विचार करते हैं, संस्कार विचार करते हैं। क्यों? अगर गलत शादी हो गई तो उसका पूरा परिणाम पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। तो इसलिए उसी प्रकार संगठन में व्यक्ति को आपको विशेषता पूर्वक समझना है, व्यक्ति को पृथकता पूर्वक समझना है और उसको उसी रूप में व्यवहार करना कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे पहले के जितने सिद्धांत है सब में हम लोग मानते थे व्यक्ति सब जाति एक जैसे होते हैं, लेकिन नहीं, सब व्यक्ति एक जैसे कैसे होंगे? हर व्यक्ति का मूल अलग होगा, हर व्यक्ति का पृष्ठभूमि अलग होगा, हर व्यक्ति का शिक्षा दीक्षा अलग होगा, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होगा। तो उस परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के साथ कैसा होना चाहिए? विशेषता पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। व्यक्ति क्या है? सामाजिक प्राणी है और आपको उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है अनौपचारिक संगठन। और अनौपचारिक संगठन के बारे में अभी तक हम लोगों ने नहीं जाना था, ये पहली बार खुलासा हुआ हॉथॉर्न परीक्षण में, बैंक वायरिंग परीक्षण के दौरान। जब बैंक वायरिंग परीक्षण हम कर रहे थे तब हमने पाया कि श्रमिकों की प्रवृत्ति क्या होती है? छोटे छोटे सामाजिक समूह बनाने की होती है। और ये समूह क्या होते हैं?
अपने सदस्य के व्यवहार और निष्पादन को व्यापक तौर पर प्रभावित करते हैं। मतलब एक औपचारिक संगठन में कई अनौपचारिक संगठन हो सकता है, समझ रहे हैं, और दोनों का सह अस्तित्व संगठन में निष्पादन और प्रभावकारिता को निर्धारित करता है। अगर सपोज कीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में औपचारिक संगठन किसी और तरफ देख रहा है, अनौपचारिक संगठन किसी और तरफ देख रहा है, तो संगठन कभी बेहतर और प्रभावी नहीं हो सकता। दोनों को एक साथ मिलकर वर्कआउट करना पड़ेगा और यहीं पर प्रबंधकीय कौशल की सही परीक्षण होती है। समझ रहे? तो क्या आपने क्या देखा, अनौपचारिक संगठन। तो अनौपचारिक संगठन बनता कैसे? तो वह सामाजिक मूल्यों के आधार पर, व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर बन जाता है और अपने आप बन जाता है। उसको बनाया नहीं है तो अपने आप बन जाता है, और वो बन जाता है तो क्या करता है, वो अपने समूह के सदस्य को प्रभावित करने लगता है, उनके व्यवहार और निष्पादन को प्रभावित करने लगता है। हाउथॉर्न परीक्षण के दौरान, खास तौर पर बैंक वायरिंग परीक्षण के दौरान, अनौपचारिक संगठन अपने समूह के सदस्यों को किस तरह प्रभावित करता है, यह थोड़ा डिटेल में देखने का मौका मिला। देखा गया, उन्होंने श्रमिकों को 3 वर्गों में बांट रखा। एक श्रमिक हुआ जो उनके द्वारा बतलाए गए निर्देशों से ज्यादा काम करते हैं, तो उनको उन्होंने रेट बस्टर कहा, जिसको कहते हैं भाव चढ़ाने वाला। समझ रहे हैं? जो जैसे सपोज कि अनौपचारिक संगठन ने सभी सदस्यों को कहा कि आपको 8 घंटा ही काम करना है या 4 घंटा काम करना है, उसके बाद आपको काम नहीं करनी है, और कोई आदमी 4 घंटा ज्यादा काम कर रहा तो उसको लोग क्या बोलेंगे, रेट बस्टर कहेंगे, इसको कहते हैं भाव चढ़ाने वाला। दूसरा, उन्होंने कुछ ऐसे श्रमिक होते हैं जो कहा गया उससे भी कम काम करते हैं, तो उसको उन्होंने कहा चीज सेलर। चीज सेलर का मतलब होता है कामचोर। जैसे 4 घंटा काम करने के लिए कहा और कोई 3 घंटा 2.5 घंटा काम कर रहा है, जो अपने भी डूबेगा और दूसरे को भी डुबाएगा, तो वैसे उसको चीज सेलर कहा। तीसरा, उन्होंने कुछ एक शब्द इस्तेमाल किया, स्क्वेलर, जिसको कह सकते हैं चुगलखोर। वह अपना सहकर्मी का इंफॉर्मेशन मैनेजर को, सुपरवाइजर को पास कर देता है, चुगलखोर कहलाता है। समझ रहे हैं? इसके अलावा अनौपचारिक संगठन कुछ सदस्यों को इंस्पेक्टर या धौंस जमाने वाले भी कहते हैं, जो संगठन में अनावश्यक दूरी बनाए रखते हैं और अनावश्यक धौंस दिखलाते हैं। उसको उन्होंने क्या कहा, इंस्पेक्टर कहा या फिर धौंस जमाने वाला कहा। तो ये जो बैंक वायरिंग परीक्षण के दौरान या फिर मानव संबंध सिद्धांत के डेवलपमेंट के दौरान अनौपचारिक संगठन के विवेचना के क्रम में जॉर्ज एल्टन मेयो ने पाया कि कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए उसका अनौपचारिक संगठन सबसे इम्पोर्टेंट होता है और कार्य उसके बाद ही आता है। समझ रहे हैं? यह सिद्धांत जो है, समझ रहे हैं, जो डेविड रिकार्डो का रेबल हाइपोथेसिस है, उसको खंडन करता है। डेविड रिकार्डो का रेबल हाइपोथेसिस में क्या कहा था कि सभी व्यक्ति अलग थलग होते हैं और सब अपने अपने हित से प्रभावित होते हैं और सब असंगठित प्राणियों का जमात मात्र के होते हैं, झुंड मात्र के होते हैं। ये रेबल है। जैसे आइटम को देखते होंगे, जितने आइटम होते हैं जिसको अणु परमाणु का, सब अलग अलग होते हैं और एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं होते। और ऐसा ही व्याख्या उन्होंने मनुष्य के संदर्भ में भी किया, जो गलत है। मनुष्य वर्चुअली आत्महित से प्रभावित है, लेकिन वह दूसरे से भी सरोकार रखता है, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है और वह एक दूसरे के हित और सरोकार से ताल्लुकात रखता है। इसलिए ये मतलब रेबल हाइपोथेसिस का खंडन करता है और हर्ड हाइपोथेसिस का समर्थन करता है, जिसमें मनुष्य सामाजिक प्राणी है, झुंड में रहना चाहता है और एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे से सहयोग की अपेक्षा करता है। क्लियर? नेक्स्ट, इसी पे जब उन्होंने बतलाया, जॉर्ज लिसबर्गर और डिक्सन जब इसका समअप कर रहे थे मानव संबंध सिद्धांत के क्रम में, उन्होंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, जो अक्सर कहते हैं कि जब मानवीय समस्या होता है उसका हम लोग गैर मानवीय आंकड़ा और गैर मानवीय तकनीकों के माध्यम से समाधान ढूंढना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, मानवीय समस्याओं का मानवीय आंकड़ा और मानवीय तकनीकों से समाधान होना चाहिए। श्रमिक एक सामाजिक प्राणी है और उनके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। जैसे आप जनरली हम लोग अक्सर देखते हैं, नक्सल प्रॉब्लम को ले लो, चाहे आतंकवाद को ले लो, चाहे बहुत सारा भी अलगाववाद की समस्या है, उसको हम लोग बंदूक के माध्यम से चाहेंगे समाधान करना
तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मानवीय समस्या। क्यों ऐसा सोचते हैं, क्यों लोगों में अलग थलग पढ़ने की मानसिकता डेवलप हो गई? जब तक आप उसके कारण पर स्ट्राइक नहीं करेंगे तब तक इसका समाधान नहीं होगा। तो मानवीय समस्या का मानवीय समाधान करें, ना कि गैर मानवीय तकनीक इस्तेमाल करें और गैर मानवीय समाधान करें। समझ रहे हैं? जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं कि बुलेट से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्लियर? दिस इज द बेसिक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, सहभागितापूर्ण प्रबंधन, जिसको हम लोग पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। मानव संबंध सिद्धांत में जॉर्ज एल्टन मेयो ने पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की बात कहा है। तो इसमें उनका कहना है कि जो श्रमिकों के कार्यदशा को प्रभावित करने वाले निर्णयों में श्रमिकों को भी शामिल किया जाए, यानी जिन निर्णयों में श्रमिक जुड़े होते हैं उन निर्णयों के क्रियान्वयन में पूरी क्षमता लगा देते हैं। तो सहभागितापूर्ण प्रबंधन का मतलब क्या हुआ? कार्यदशा को प्रभावित करने वाले निर्णयों में प्रबंधन के साथ साथ श्रमिकों को भी हिस्सेदार बनाना, जिससे कि कार्यदशा खुशहाल हो, जैसे कि संगठनात्मक लक्ष्य सभी द्वारा स्वीकार्य हो, जिससे कि संगठन में अलगाव या फिर कह सकते अलग थलग पड़ने की प्रवृत्ति कम हो, जिससे क्या हो कि संगठन में मतलब समूह का में सहभागिता की भावना हो और उत्पादकता बढ़े। तो इसलिए टेलर ने, जॉर्ज एल्टन मेयो ने सहभागितापूर्ण संबंध प्रबंध की संकल्पना डेवलप की है कि श्रमिकों के कार्यदशा को प्रभावित करने वाले निर्णयों में श्रमिकों को भी भागीदार बनाया जाए। और चौथा उन्होंने बतलाया नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब कहता है लीडर, कि प्रबंधक को यहाँ किस रूप में काम करना चाहिए? नेता के रूप में काम करना चाहिए, कप्तान के रूप में काम करना चाहिए। उसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक रूप से समूह को प्रभावित करने की कौशल रखनी चाहिए, समझ रहे हैं? ताकि वह श्रमिकों को न केवल एक प्रधान के रूप में आदेश दे, बल्कि एक नेता के रूप में उन्हें सामाजिक मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करे। तो ये चार एस्पेक्ट मानव संबंध सिद्धांत के पिलर हुए। पहला व्यक्ति, दूसरा अनौपचारिक संगठन, तीसरा सहभागितापूर्ण प्रबंध और चौथा नेतृत्व। ये चारों मिलकर मानव संबंध सिद्धांत को व्यवस्था प्रदान करते हैं, एक अलग वैकल्पिक उपागम प्रदान करते हैं जो स्पष्ट करता है कि संगठन का केवल तकनीकी व्याख्या नहीं हो सकता, केवल यांत्रिक व्याख्या नहीं हो सकता, बल्कि संगठन का यांत्रिक के पक्ष के साथ साथ सामाजिक पक्ष भी होता है और दोनों को जोड़कर ही सही व्याख्या या संपूर्ण व्याख्या किया जा सकता है। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो मानव संबंध सिद्धांत जब अपने समय में आया है तो इसने एक नई रोशनी दिखलाई है, कह सकते हैं। यह सिद्धांत जो है अपने समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, क्योंकि इसने पहली दफा संगठन में कह सकते हैं आप कि मानवीय पक्ष को केंद्र बिंदु पर रखकर संगठन का व्याख्या विवेचना किया है, समझ रहे हैं? यह संगठन में अनौपचारिक संबंध पर या अनौपचारिक संगठन की उपस्थिति का रहस्योद्घाटन करने वाला पहला सिद्धांत हुआ। यह संगठन में शास्त्रीय पक्ष को खारिज नहीं करता है, बल्कि शास्त्रीय पक्ष को अपूर्ण करते हुए उसमें सप्लीमेंट करने की बात करता है। यह सिद्धांत जिस जो टेलर ने जिस चीज की नींव रखी थी, मतलब कह सकते हो लोकतंत्रीयता की, अभिप्रेरण का, या फिर आप कह सकते हो सहभागिता का, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो यह सिद्धांत आगे व्यवहारवादी विचारधारा के उत्पत्ति में भी योगदान दिया है। जैसा कि डी.एस. पुग एक विचारक है जिसका आप नाम पढ़ेंगे और देखेंगे कि डी.एस. पुग क्या कहते हैं कि व्यवहारवादी शब्द लोकप्रिय होने के पहले से ही जॉर्ज एल्टन मेयो क्या थे? एक व्यवहारवादी विचारक थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मानव संबंध सिद्धांत एक बहुत ही यूनिक स्थान रखे हुए, एक तरफ यह शास्त्रीय सिद्धांत के परिसीमाओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरे और इसने व्यवहारवादी विचारधारा की उत्पत्ति के लिए आधार प्रदान किया है, समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो मानव संबंध सिद्धांत का। अगर आपसे कोई पूछता है कैसे बतलाओ मानव संबंध सिद्धांत का 5 कोई बेहतर उपलब्धि बतलाओ, तो क्या बतलाओगे? यह संगठन में मानवीय पक्ष का व्याख्या करने वाला पहला सिद्धांत मान लेते हो।
संगठन में मानवीय पक्ष का व्याख्या करने वाला पहला सिद्धांत है। या संगठन में अनौपचारिक संगठन का रहस्योद्घाटन करने वाला पहला सिद्धांत हो गया। तीसरा, इसने शास्त्रीय सिद्धांत में एक नया पक्ष जोड़कर उसे पूरा करने का प्रयास किया है। चौथा, इसने व्यवहारवादी विचारधारा के लिए स्टॉक प्रोवाइड किया है, आधार प्रदान किया है। पांचवा, इसने जो कार्मिक प्रबंधन में एक नया नुस्खा प्रदान किया। और आप देखते हो, पहले हम कर्मचारी को किस रूप में देखते थे, एक प्रोडक्शन के इकाई के रूप में समझते थे या फिर उनको एक लायबिलिटी समझते थे। लेकिन इस सिद्धांत के आगमन के बाद समझ में आया कि श्रमिक जो है वह संभावनापूर्ण है। श्रमिक जो है मतलब कह सकते हैं मतलब सभी संसाधनों की तुलना में ज्यादा लाभप्रद घटक है और उनको सही तौर पर एड्रेस करके संगठन के निष्पादन को, संगठन के प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? लेकिन जब जैसा जानते हो हर सिद्धांत की कुछ परिसीमाएं हैं, तो मानव संबंध सिद्धांत इसका अपवाद कैसे हो सकता है? तो मानव संबंध सिद्धांत का भी कुछ एक आधार पर आलोचना हुआ है। तो क्या क्या आधार है जिसके आधार पर इसकी आलोचना हुई? तो सबसे पहले इसकी आलोचना हॉथर्न परीक्षण को लेकर ही है। आलोचकों का मानना है कि मानव संबंध सिद्धांत में जो हॉथर्न परीक्षण को आधार बनाया गया है वह परीक्षण वैज्ञानिक आधार का, वैज्ञानिक स्वरूप का नहीं था। उसमें वैज्ञानिक तौर तरीकों का अनुपालन नहीं किया गया। जैसे कोई भी सिद्धांत डेवलप होता है तो हाइपोथेसिस डेवलप किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, जिस तरह से होना चाहिए वैसा कुछ नहीं किया गया। ये मेयर ऑब्जर्वेशन पे आधारित है, यानी कि ये परीक्षण बहुत छोटा है और जब सबको पहले से पता था कि उनके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है तो उस परिस्थिति में कोई स्वाभाविक व्यवहार नहीं किए हैं बल्कि सब मैनिपुलेटेड व्यवहार किए हैं। तो इसलिए इस परीक्षण का कोई औचित्य नहीं रहता है, फिर उसी पर डेवलप या सिद्धांत का भी कोई खास मतलब नहीं है। तो पहला आलोचना इसको किसको लेकर है? मानव हॉथर्न परीक्षण के परिसीमाओं को लेकर है। दूसरा, इस सिद्धांत को प्रबंध समर्थक कहा जाता है और मजदूर संघ विरोधी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये लोग जो है ना मतलब कह सकते हो कि कॉज सोशियोलॉजिस्ट है। कॉज सोशियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो है मतलब कह सकते हो केवल समाजशास्त्री होने का सवांग रच रहे हैं। असल में समाजशास्त्री नहीं है पूंजीवादी लोग और पूंजीवाद का ही बढ़ावा कर रहे हैं और केवल समाजवाद को केवल ऊपर आवरण ढक रखा है। तीसरा, यह सिद्धांत जो होता है यह सिद्धांत कार्य की प्रकृति पर विचार नहीं करता है, नहीं समझ रहे हैं, और न ही अनौपचारिक संगठन पर विचार करता है, औपचारिक संगठन पर विचार करता है। तो इसका एक दो परिसीमा हुआ। एक परिसीमा ये कार्य की प्रकृति पर विचार नहीं करता है और दूसरा औपचारिक संगठन पर विचार नहीं करता है, क्योंकि औपचारिक संगठन के ढांचे में ही अनौपचारिक संगठन काम करता है। इसलिए इस सिद्धांत का एक बहुत बड़ा परिसीमा है कि यह जो है इस पर अनौपचारिक संगठन काम कर रहा है उस पृष्ठभूमि को ही इग्नोर करता है। फिर इस सिद्धांत की एक आलोचना इस बात के लिए भी है कि यह मतलब श्रमिकों के संतुष्टि और खुशी पर ज्यादा बल दिया है, न कि उत्पादकता और दक्षता पर ज्यादा वर्कआउट किया। समझ रहे हैं? इसके मतलब कर्मचारियों के संतुष्टि से इसका ज्यादा ताल्लुकात है, न कि उत्पादकता से इसका ज्यादा ताल्लुकात है। मार्क्सवादी आलोचक भी इस सिद्धांत की बड़ी आलोचना किया है। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत जो है श्रमिकों के शोषण का नया माध्यम है। समझ रहे हैं? यह श्रमिकों को सामाजिक मनोवैज्ञानिक रूप से शोषण करने का नया तरीका है। समझ रहे हैं? तो जैसे पूंजीवादी व्यवस्था में आप जानते हो जो मार्क्सवादी आलोचक का सदैव संशय रहता है, तो उन्होंने मानव संबंध सिद्धांत के बारे में भी वही नजरिया रखा और उन्होंने समझा है कि इससे क्या होगा, श्रमिकों का सामाजिक मनोवैज्ञानिक रूप से शोषण होगा और यह केवल मतलब प्रबंध के हितों का ही रक्षा करेगा। और नेक्स्ट कह सकते हो यह सिद्धांत पर्यावरणीय पक्ष पर विचार नहीं करता है। यह सिद्धांत कह सकते हो मतलब औद्योगिक संगठन में कैसे अव्यवस्था है, अगर तनाव है, झगड़ा है, फसाद है तो उसको कैसे दूर किया जाए, इसका कोई व्यवहारिक उपाय नहीं बतलाता है।
व्याख्या तो कर दिया लेकिन उपाय नहीं बतलाता है, मतलब इस उपागम में उपचारात्मक पक्ष का अभाव है, ऐसा ये कहते हैं। समझ रहे थे? आपको मैं फिर से पूछो 5 आलोचना बतलाओ मानव संबंध सिद्धांत का। तो पहला आलोचना हुआ हाथोरन परीक्षण को लेकर, दूसरा आलोचना हुआ कि ये प्रबंध समर्थक है और मजदूर संघ विरोधी है, तीसरा आलोचना हुआ कि औपचारिक संगठन का ये वर्कआउट नहीं करता, कार्य की प्रकृति पर विचार नहीं करता, चौथा आलोचना हुआ कि ये श्रमिकों के संतुष्टि पर, खुशी पर ज्यादा वर्कआउट करता है, ना कि उत्पादकता पर ज्यादा विचार करता है, पांचवा आलोचना क्या हुआ, मार्क्सवादी कहते हैं यह श्रमिकों के शोषण का नया माध्यम हुआ। फिर आप कह सकते हैं पर्यावरणीय पक्ष पर विचार नहीं करता है, या संगठन के उद्देश्य, संगठन के कार्य की प्रकृति इत्यादि पर वर्कआउट नहीं करता। खैर कुछ तो परिसीमा होगी ही होगी, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट एब्सोल्युटली, तो होता ही है। लेकिन एक वजह इसके बावजूद भी अगर आप देख लो तो मानव संबंध सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसलिए कि इसने संगठन में मानवीय पक्ष को सबसे पहले सामने लाया है, और संगठन में मानवीय पक्ष हमेशा महत्वपूर्ण है, और जब तक संगठन में मानवीय पक्ष महत्वपूर्ण रहेगा तब तक आप क्या कह सकते हो, टेलर या एल्टन मेयो हुए, चाहे मानव संबंध सिद्धांत है, उसकी प्रासंगिकता बना रहेगा। जैसे इसी बार देखो ना, जब बीपीएससी, क्या आपको लगता है कि बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय प्रशासन का मानवीय चेहरा खोता जा रहा है? यानी मानवीय पक्ष हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और रहेगा। तो इस जब मानवीय पक्ष महत्वपूर्ण रहेगा तो जॉर्ज एल्टन मेयो के विचार भी प्रासंगिक रहेंगे। तो इस हिसाब से मानव संबंध सिद्धांत एक कह सकते हो एक निरंतर परिक्रम है, और संगठन में इसकी हमेशा प्रायोगिकता और संभावना है। आज इसी को केंद्र बिंदु पर रखकर आज देखो कार्मिक प्रशासन का स्वरूप ही बदल गया। आज इसका नाम आज HRM और HRD कर दिया, मानव संसाधन प्रबंधन और मानव संसाधन विकास, और अब तो क्षमता विकास और भी बहुत सारे नया नया तरीका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं श्रमिक को या संगठन में मानव पक्ष को एक्सप्लोर करने का और उसका संगठन में सर्वाधिक लाभ उठाने के संदर्भ में। क्लियर है? ये टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये क्वेश्चन आपको मैं बोलूंगा लिख के लाइए। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 39वां में आया था। ये क्वेश्चन बहुत अलग तरह से पूछा गया। ये क्वेश्चन कहा गया था कि संगठन का मानव संबंध सिद्धांत इस बात का अध्ययन है कि व्यक्तिगत और संगठनात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग किस प्रकार समूहों में प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। यह क्वेश्चन अच्छा है। ये कहता है, क्वेश्चन दे देखिए क्या कहता है, संगठन का मानव संबंध सिद्धांत इस बात का अध्ययन है कि व्यक्तिगत और संगठनात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग किस प्रकार समूहों में प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। अब मेरे को बतलाओ, मानव संबंध सिद्धांत का अगर आपसे पूछा एक सिंगल उपलब्धि बतलाओ तो क्या है? तो मानव संबंध सिद्धांत का एक सबसे इंपॉर्टेंट उपलब्धि अनौपचारिक संगठन। तो अनौपचारिक संगठन क्या है? बतलाओ। अनौपचारिक संगठन हुआ है जो श्रमिक अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाता है। और अनौपचारिक संगठन क्या होता है बताइए? औपचारिक संगठन के ढांचे में ही काम करता है। तो औपचारिक संगठन का अपना उद्देश्य है, अनौपचारिक संगठन का अपना उद्देश्य है, और मानव संबंध सिद्धांत दोनों उद्देश्यों को लेकर चल रहा है। तो मानव संबंध सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि नहीं कि अनौपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन के माध्यम से यह सुनिश्चित कर रहा है कि किस प्रकार संगठन में कर्मचारी संगठनात्मक उद्देश्य को भी देख रहा है और व्यक्तिगत उद्देश्य के पूर्ति के लिए भी काम कर रहा है। यही चीज यहाँ बतलाना है। तो आपको बतलाना है मानव संबंध सिद्धांत, फिर आपको बतलाना है अनौपचारिक संगठन, फिर बतलाना औपचारिक संगठन के साथ अनौपचारिक संगठन, फिर बतलाना औपचारिक संगठन का उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्य, अनौपचारिक संगठन का उद्देश्य व्यक्तिगत लक्ष्य, और इन दोनों लक्ष्यों को एकजुट करके दोनों को विन विन स्ट्रैटेजी में वर्कआउट कौन कर रहा है? मानव संबंध सिद्धांत कर रहा है। समझ रहे हैं? तो आप बोलो इसके पहले टेलर का वैज्ञानिक मानव सिद्धांत भी नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था, कि वह श्रमिक के पक्ष को एकदम इग्नोर कर रखा था। या फिर आप कह लो फिर मैक्स वेबर में नहीं, वो केवल औपचारिक संगठन पर ही वर्कआउट कर रहा था, अनौपचारिक संगठन पर पहले कोई सिद्धांत वर्कआउट नहीं किया। पहला सिद्धांत है कि अनौपचारिक संगठन को संगठन में औपचारिक संगठन के साथ खड़ा करके ये सुनिश्चित किया है
कि संगठन में विन विन स्ट्रैटेजी रहेगा, तभी संगठन सरवाइव करेगा। अगर आप चाहोगे केवल अपना लाभ उठाए और श्रमिकों को कुछ ना दे, तो अभी आप देख रहे हो ना, जो पिछले दिनों लॉकडाउन का स्थिति होगी, पूरे श्रमिक निकल दिए, पैदल चल दिए, कोई ट्रेन से चल दिया। और अभी अब हमें दिल्ली के या बड़े बड़े शहरों के उद्योगों के हालत देखना अभी कुछ दिन में नजर आएगा कि उनके पास मानव संसाधन ही नहीं है जो उनके काम को आगे बढ़ा सके। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप केवल अपने मुनाफा देखा, आपने श्रमिकों का हित नहीं देखा। आज श्रमिक इस स्थिति में नहीं है कि अपने आप का भरण पोषण कर सके। जब वो खुद अपना नहीं भरण पोषण करे तो आपके लिए क्यों काम करेगा? सो दिस इज बेसिक पॉइंट जो इस पर आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। और ये तो आने वाले दिनों में मतलब कह सकते हो एक सोशलिज्म का एक नया डायमेंशन जोड़ा है कि अगर आप चाहते हो कि समाजवाद फले फूले, तो उसमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिकों का लाभ में समुचित भागीदारी हो, ताकि वह एक सम्मानजनक जीवन जी सके। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय। आप लिखना, मेरे को पोस्ट करना, अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।